नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यूएस हिस्ट्री शो पर स्वागत है। दोस्तों आज से हम लोग जो है कि घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित होने वाले पूर्वावलोकन सीरीज से के नाम से जो किताबें आती हैं उसमें जो है हम लोग भारतीय इतिहास को जो है कि देखना शुरू करेंगे। और भारतीय इतिहास में भी हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे जो है कि आधुनिक भारत खंड को देखेंगे। आधुनिक भारत में जो आज हम लोग पहला चैप्टर देखेंगे दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों कि यूरोपियों का भारत में आगमन। तो इससे संबंधित जो टॉपिक है, इसका पहला सवाल है दोस्तों कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया। ऑप्शन दिया है 1350 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में और 1530 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में दोस्तों इसका सही जवाब है। देखिए मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि उस समय वहाँ पर जो है कि वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था, जो कि वहाँ का कालीकट के तत्कालीन शासक का जो है कि उपाधि थी। देखिए वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। तो ये पुर्तगाली व्यापारी जो थे दोस्तों, इन्होंने जो है कि कहाँ पर अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी, तो भारत में कालीकट, गोवा, दमन, दीव और एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी 1505 ईस्वी में। देखिए बाकी क्या दिया है व्याख्या में कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया और व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। तो दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर बन के कौन आया था भारत में, तो उसका नाम था दोस्तों फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये 1505 ईस्वी में आया था बन करके, पुर्तगाल की तरफ से गवर्नर बन के आया था। इसने दोस्तों जो है कि हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए, हिंद महासागर में अपना व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात जो है कि नीला जल की नीति का इसने प्रतिपादन किया था। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आगे दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है। तो देखिए वही ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हो जाएगा। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे तो पुर्तगाली ही थे दोस्तों, क्योंकि अंग्रेज व्यापारियों का जो है कि आने का जो क्रम है यूरोपीय व्यापारियों का, वो है पुर्तगाल, फिर उसके बाद डच, फिर अंग्रेज, तब जाकर के फ्रांसीसी, इनके आने का क्रम है। वास्को डी गामा भारत कब आया, तो 1498 ईस्वी में आया था दोस्तों। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुआ था दोस्तों। ऑप्शन सी देखिए सही है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। गेस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन। तो अभी हमने दोस्तों व्याख्या में देखा था जमोरिन था, तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आगे है कि सूचियों का मिलान करना है, एक तरफ समुद्री यात्री हैं, दूसरी तरफ देश है। देखिए वास्को समुद्री यात्रियों वाले कॉलम में है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान। और देश में दोस्तों स्पेन, पुर्तगाली, हॉलैंड और ग्रेट ब्रिटेन। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों कौन किससे जो है कि मैच करा वास्को डी गामा। तो हमें आपने देखा वास्को डी गामा कहाँ का था, पुर्तगाल का था, तो ए का दूसरे से हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी केवल मैच कर रहा है, तो हमारा बी सही हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं व्याख्या में। देखिए कौन कहाँ से आया था। पुर्तगाली यात्री जो था दोस्तों, ये वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली ये निवासी था यह, और तथा स्पेन द्वारा जो है कि वित्त पोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और ये जो पुर्तगाली यात्री था, ये वास्को डी गामा ने जो है कि भारत के मार्ग की खोज की थी और इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। कोलंबस इटली का निवासी था, लेकिन ये जो है कि स्पेन द्वारा जो है कि वित्त पोषित था। इसने जो है कि अमेरिका की खोज की थी। और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने जो है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, तथा हॉलैंड के तस्मान ने जो है कि वान डीमन्स लैंड, वर्तमान में जिसे तस्मानिया कहा जाता है, तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। इस तरह से हम लोगों ने देखा जो है कि सब मैच कर जाएगा, मतलब कि वास्को डी गामा का पुर्तगाल से हो जाएगा संबंध और क्रिस्टोफर कोलंबस का हो जाएगा
क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का था, क्योंकि यहाँ देखिए दिया है कि स्पेन द्वारा वित्त पोषित था, यह स्पेन ने इसे भेजा था। और कैप्टन कुक जो है, कैप्टन कुक का हो जाएगा दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन से, क्योंकि देखिए व्याख्या में दिया है कि कैप्टन कुक ने जो है कि ऑस्ट्रेलिया खोज की थी, ब्रिटेन का था ये कैप्टन कुक। और तस्मान जो है, यह तस्मान ने जो है कि दोस्तों ये हॉलैंड की खोज किया था, तस्मान ने हॉलैंड की खोज किया था। और यह कहाँ का रहने, ये दोस्तों जो है कि तस्मान ने वान डीमंस हॉलैंड के तस्मान, ये हॉलैंड का रहने वाला था, और इसने जो है कि तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। इस तरह से हम लोगों ने ये सवाल देखा। अब आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। पूछ रहा है कि कौन सा यात्री जो है कि पुर्तगाल देश का नहीं था। दुआर्ट बारबोसा है, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नूनीज। तो इसमें से दोस्तों जो है कि पीटर मुंडी जो है यह पुर्तगाली नहीं था, बल्कि पीटर मुंडी देखिए, पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाला ब्रिटिश व्यापारी और जो है कि और ये जो है कि यात्री था। और चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने तथा प्रथम ब्रिटिश नागरिक था, यह करने वाला यह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। और भारत में उसने जो है कि पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा की थी। इसने भारत में कहाँ कहाँ यात्रा की थी दोस्तों, इसने पटना, आगरा और जो है कि सूरत में यात्रा की थी। और ये दोस्तों काफ़ी लेटेस्ट सवाल है, RO की परीक्षा में पूछा गया है 2021 में, तो ये कहीं न कहीं ज़रूर रिपीट कर सकता है, ये काफ़ी नया सवाल है। तो इस बार एक बार पुनः हम सवाल को पढ़ ले रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था। तो पीटर मुंडी जो है कि पुर्तगाली नहीं था दोस्तों, यह ब्रिटिश व्यापारी था। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। थोड़ा इमेज धुंधली है, लेकिन हम आप लोगों को सामने पढ़ दे रहे हैं, तो आप लोग आसानी से इसको जो है कि पढ़ सकते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, और ऑप्शन है बार्थोलोम्यूज और जॉर्ज ऑक्सडन। तो इसका सही जवाब दोस्तों और ये वाला ऑप्शन बी इसका सही है, मतलब अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क जो था, ये जो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। तो व्याख्या में देखते हैं दोस्तों कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जो कि 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में रहता है। और इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। और फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इसने जो है कि गोवा को जीतकर अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में ये थी। इसने दोस्तों ये पूछा जाता है कि गोवा को किससे इसने जीता था। तो बीजापुर के आदिल शाही शासक सुल्तान से जो है कि इसने गोवा को जीता था। और अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी, और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए क्या किया, इसने प्रोत्साहित किया। तो दोस्तों ये भी सवाल बनता है कि कौन सा पुर्तगाली वायसराय था जो भारत में जो है कि जो पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ शादी करने के लिए प्रेरित किया। तो ये फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछ रहा है कि भारत में जो है कि यूरोपियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ये है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो अभी आपने देखा कि ये कब्जा कब किया था, 1510 ईस्वी में। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, तो यही सही नहीं है, बाकी सब सही हो जाएगा। तो बाकी जो सब सही है वो हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में कहाँ स्थापित किया था दोस्तों, मछलीपट्टनम में। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना, मतलब दक्षिण भारत में ये जो अंग्रेज थे ये अपना पहला कारखाना दोस्तों कहाँ लगाते हैं, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में। कहाँ, दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में। और ये पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना जो है कि लगाया था। और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था।
डुप्ले के नेतृत्व में 1746 ईस्वी में जो है कि फ्रांसीसियों ने मद्रास पर कब्जा किया था। तो यहाँ पे इससे 3 स्टेटमेंट हमको जो है कि जो सही हैं वो हमने याद कर लिया और आगे किसी प्रश्न में हमें काम देंगे कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में जो है कि मद्रास पर कब्जा कर लिया। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कोचीन में। तो इसका सही जवाब दोस्तों कोचीन हो जाएगा। देखिए पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी था यह, का निर्माण जो है कि अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, उसने जो है कि 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया था, कोचीन में जो है कि कराया गया था। और किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पुर्तगाली। इन्होंने जो है कि ये पहले यूरोपीय थे जिन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र अपना स्थापित किया था सभी यूरोपियों में से। देखिए दोस्तों आगे इसकी व्याख्या दिया है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। दीव पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से जो है कि कर की वसूली की। अब अगला सवाल है दोस्तों कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन दिया है कि बांदेल, चिंसुरा, हुगली और श्रीरामपुर। तो इसका सही जवाब दोस्तों हुगली। देखिए पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा जो कि 1529 से लेकर के 1538 ईस्वी तक रहता है, ने मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में जो है कि पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। अब आगे देखते हैं दोस्तों पांडिचेरी जो कि वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। और ऑप्शन 3 तीसरा स्टेटमेंट है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो इसका सही जवाब दोस्तों केवल एक, मतलब पहला कथन केवल सही है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन थी, पुर्तगाली थे। और ये 2 स्टेटमेंट गलत है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, ये गलत है। और अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। लेकिन व्याख्या देखते हैं दोस्तों। देखिए पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था पांडिचेरी में। इसके बाद डेस और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। जबकि यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट दे दिया है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी। तो अब ये आगे कभी आ सकता है स्टेटमेंट बदल करके कि पांडिचेरी में दूसरा उपनिवेश स्थापित करने वाला, मतलब कि पुर्तगालियों के बाद दूसरा कौन यूरोपीय शक्ति थी जिसने जो है कि पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। तो वो कौन थे दोस्तों, डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। मतलब ये तीसरे नंबर पे लोग थे जो उन्होंने फ्रांस में अपनी बस्ती स्थापित की थी। और अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, जबकि गलत है। अंग्रेज चौथे नंबर के जो है कि यूरोपीय थे जिन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे जो है कि फ्रांस को सौंप दिया इन्होंने। 1793 ईस्वी में इन लोगों ने कब्जा किया था और 1814 ईस्वी में जो है कि फ्रांसीसियों से जो इनकी पेरिस की संधि होती है उसके तहत जो है कि पांडिचेरी को ये लोग फ्रांसीसियों को सौंप देते हैं।
इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 14 का ये व्याख्या थी। अब आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो इसका सही जवाब दोस्तों पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा जो है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। अब अगला सवाल है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो पुनः वही जवाब हो जाएगा, पुर्तगाली करते थे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जॉब चार्नक। लेकिन ये कुछ विवाद है तो हम लोग इसको देख लेते हैं। लेकिन अगर सवाल इस तरह से आया तो ऐसे ही मारिए, आगे बढ़िए। और इसकी व्याख्या में कुछ खास नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कलकत्ता किसने बसाया था। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा जॉब चार्नक। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगमित किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों मद्रास। मद्रास में जो कि प्रथम नगर निगम, देखिए प्रथम नगर निगम पूछा तो प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, मद्रास में। अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। देखिए आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास की पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में जो है क्या स्थापित किया गया था। तो अब ये तो पूछ लिया है कि पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, अब शायद सन भी पूछ ले, तो ये आपको याद रखना 1688 ईस्वी में। अब आगे दोस्तों कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डचों ने। देखिए भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में जो है कि 1602 ईस्वी में कौन थे, 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और विकल्प में जबकि ब्रिटेन अगर नहीं दिया है, विकल्प में अगर ब्रिटेन दिया रहता है दोस्तों तो ब्रिटेन सही जवाब होता है इस प्रश्न का। लेकिन अगर ब्रिटेन नहीं दिया है तो सेकंड नंबर पर डच है तो डच सही हो जाएगा। तो ये सवाल कभी भी पुनः रिपीट कर सकता है, तो इसलिए आपको ये सवाल ध्यान रखना, ये तथ्य। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आधुनिक कोच्चि जो है कि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। दूसरा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। और तीसरा है कि आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। चौथा है कि आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो पूछा कौन सा एक सही है, तो इसमें जो सही है दोस्तों वो है ऑप्शन बी। अब देखते हैं व्याख्या। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में जो है कि फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था, ये बात सही है। और बाकी चारों स्टेटमेंट जो है कि तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो गलत हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में, एक सेकेंड, हाँ देखिए भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए। दूसरा है कि अल्फांसो द अल्बुकर्क बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। और तीसरा है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। ये आईएएस का सवाल होगा दोस्तों। हाँ देखिए वो भी 2022 का है, तभी इतना कठिन है। अब देखते हैं इसमें स्टेटमेंट बनाया है कि केवल कथन बनाया है, मतलब ऑप्शन बनाया है कि केवल एक और दो सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है, पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट दोनों सही है, मतलब तीनों सही है। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी, मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 सही है। अब इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। देखिए डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना और बाद में आंध्र और ओडिशा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है, जबकि गजपति शासकों का शासक 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः कथन एक जो है कि गलत है। तो इस तरह से अब कथन एक गलत हो गया। अब देखते हैं 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था, अतः कथन 2 जो है वह सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी, तो यह भी कथन सही है। तो तीसरा कथन थोड़ा नवीनतम लग रहा है हमको, आपको याद कर लेना चाहिए, है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में
कब दोस्तों? 1663 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक, या जिसे प्रतिनिधि कहा जाता था, से पट्टे पर जमीन लेकर मद्रास में एक फैक्ट्री की स्थापना की थी। तो ये बात हमको आपको याद रखना है, कभी भी रिपीट कर सकता है, क्योंकि ये सवाल दोस्तों जो है कि देखिए 2022 का IAS का बना है, तो ये तथ्य कहीं भी समाहित करके हमारे आपके एग्जाम में सवाल बना सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी और कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और ऑप्शन सी है कि भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपर्युक्त सभी, तो इसका सही जवाब दोस्तों उपर्युक्त सभी, मतलब सभी बातें जो है कि सभी कारण है जो ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में सफलता का कारण बनता है। देखिए उपर्युक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की थी। तो ये दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम पूछ देता है। उसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? ये देखिए दोस्तों RI में सवाल आया था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में काफ़ी नवीन, काफ़ी खोजी सवाल है ये कभी भी रिपीट कर सकता है। 2014 का सवाल है लेकिन रिपीट कर सकता है। तो इसका सही जवाब दोस्तों लिवेंट कंपनी। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का एक जो है कि अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन ये स्थल मार्ग दिया है दोस्तों। देखिए स्थल मार्ग है, तो ये कब मिला था? 1593 ईस्वी में। किस कंपनी को? लिवेंट कंपनी को भारत में जो है कि व्यापार करने का अधिकार पत्र इसे प्राप्त हुआ था। अब देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी यह है कि 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को जो है कि समुद्री मार्ग से, इसको किससे दोस्तों? समुद्री मार्ग से, और इसको मिला था स्थल मार्ग से। जबकि यहाँ पे मार्ग डिसाइड नहीं किया है, यहाँ पे बस इतना सवाल बनाया कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? तो स्थल मार्ग और जलीय मार्ग का डिसाइड न होने की वजह से लिवेंट कंपनी सही हो जाएगी, क्योंकि लिवेंट कंपनी पहली कंपनी थी जिसको स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने की इजाज़त मिली हुई थी इंग्लैंड की सरकार के द्वारा। और भी व्याख्या देख लेते हैं इसका आगे। देखिए तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगा। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 24 की जो है व्याख्या देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो उस समय दोस्तों बादशाह था अकबर। देखिए ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए आशय से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, और इसका नाम क्या रखा था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा था। और इस समय जो है कि भारत में बादशाह कौन था? अकबर था। इस समय भारत में बादशाह कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर का कार्यकाल जो है 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक था, और इसकी कंपनी की स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में। तो इस तरह से उस समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। सही हो जाएगा। देखिए किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित हुआ? अब कारखाना स्थापित होने की बात हो रही है तो दोस्तों जहांगीर था उस समय। देखते हैं व्याख्या। देखिए जहांगीर के शासनकाल में, एक
हाँ, देखिए जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। और 1613 ईस्वी में, कब, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। दक्षिण भारत में इन्होंने जो मछलीपट्टनम में खोला था, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में, ये 1611 ईस्वी में, वो इनका अस्थायी कारखाना था। लेकिन 1613 ईस्वी में सूरत में जो इन्होंने अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया, वो उनका जो है कि अस्थायी कारखाना था। तो ये दोनों हमको आपको ये तथ्य याद रखना, 1611 में कैसा कारखाना स्थापित हुआ था और 1613 में। और 1613 वाला जो है कि सूरत में था और 1611 वाला कहाँ था, मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों सूरत में। देखिए कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत के मुगल दरबार 1608, कब, 1608 ईस्वी में पहुंचा। और किंतु सूरत में जो है कि फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में इसको सफल नहीं हो सका था। और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। 1608 ईस्वी में वह असफल हुआ था, लेकिन 1611 ईस्वी में कौन सफल होता है? कैप्टन मिडल्टन अनुमति लेने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया। अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो है कि स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट और थॉमस रो और जोसिया चाइल्ड। तो इसका सही जवाब दोस्तों, जिस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को जो कि स्वाली के स्थान पर हराया था, उसका नाम था थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी सही है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 28 की। तो इसकी व्याख्या, उपरयुक्त प्रश्न की व्याख्या, मतलब पहले हम लोग इसकी व्याख्या पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अब देखते हैं 29, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाने स्थित था या थे? 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश की बात कर रहा है, तो दिया है भरूच, चिकाकोल और त्रिचिनोपोली। तो इसका सही जवाब है केवल एक, मतलब कि भरूच। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश मतलब 1625 ईस्वी तक। कब तक? 1625 ईस्वी तक। इसमें इसी प्रश्न में इसने आपका मैथ भी चेक करना चाहा है एग्जामिनर ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के ने जो है कि सूरत, भरूच, बुरहानपुर और अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। तो इसमें से 1625 ईस्वी तक कहाँ कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे? सूरत में और भरूच में और बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में। तो जबकि विकल्प में दिया है भरूच, चिकाकोल, त्रिचुनापोली। तो इसमें से केवल भरूच सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये IAS का सवाल है, 2021 में बना है नवीनतम सवाल। तो अब इस तथ्य को कहीं न कहीं किसी तरीके से घुमा के हमसे आपसे सवाल बनाया जा सकता है। तो इस तथ्य को आपको याद रख लेना है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद में और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में और गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। तो इसका सही जवाब दोस्तों सूरत में। अगर यही वो रहता मछलीपट्टनम रहता तो वहाँ पे हम लोग सही मान सकते थे, भले ही वहाँ पे अस्थाई था, लेकिन अस्थाई न दे करके अस्थाई का डायरेक्ट दिया है विकल्प सूरत, तो इसमें सूरत सही हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने, डचों ने और फ्रांसीसियों ने और पुर्तगालियों ने और अंग्रेजों ने। इन चारों में से जो है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो है कि सूरत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अब देखते हैं व्याख्या इसकी कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किसने दोस्तों? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को
सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी और 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को जो है कि सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे देता है। और सूरत में डचों द्वारा जब उनकी फैक्ट्री स्थापित की जाती तो 1616 ईस्वी में, और जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, लेकिन वह कैसा था दोस्तों, अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। और आगे देखते हैं व्याख्या कि फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना जो है कि 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। तो अगर फ्रांसीसियों का सर्वप्रथम स्थान कहाँ पूछे कि उन्होंने जहाँ पर जो है कि अपना पहला कारखाना स्थापित किया था, तो वो भी सूरत में ही किए थे, लेकिन किस सन में दोस्तों, 1668 ईस्वी में किए थे। और अंग्रेजों ने कब किया था, अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में जो है कि सूरत में अपना पहला अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। और डच कब किए थे, डच किए थे दोस्तों सूरत में, डचों ने 1616 ईस्वी में किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखते हैं वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना या व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली, बंगलौर, मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सूरत। देखिए इसकी व्याख्या हम लोग ऑलरेडी पहली बार कई बार पढ़ चुके हैं। तो अब आते हैं अगले सवाल पर। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी, सूरत में, सतारा में, बॉम्बे में, पणजी में। तो इसका सही जवाब दोस्तों सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में जो है कि सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह जो है कि बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि बम्बई पुर्तगालियों से मिला था। व्याख्या देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई जो है कि उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने किसने, मतलब चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था, तो इसमें सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी 1797। देखिए अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा वह गवर्नर था जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो इसका सही जवाब दोस्तों सर जॉन चाइल्ड। अब व्याख्या देख लेते हैं। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे जो है कि माफ़ी मांगनी पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 36 आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था, तो कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था दोस्तों अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। देख लीजिए कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1746 से लेकर के 1748 ईस्वी तक हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के रूप में जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ, इसका विस्तार मात्र था। ग्रीस सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों मतलब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया और अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना इस युद्ध का जो है कि तात्कालिक कारण बनता है। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था, तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। देखिए अब सूची 1 सूची 2 का मिलान करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और प्रथम मैसूर युद्ध, और उसके बाद दिया है संधियाँ।
प्रथम कर्नाटक युद्ध के सामने दिया पेरिस की संधि, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध के सामने दिया ब्रिटिश की हार, तीसरी कर्नाटक युद्ध के सामने दिया है निर्णायक युद्ध, और चौथी प्रथम मैसूर युद्ध के सामने दिया है एक्सला-सैपल की संधि। तो दोस्त इसका सही मिलान देख लेते हैं दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो एक्सला-सैपल की संधि के साथ यह समाप्त होता है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था यह पेरिस की संधि के साथ समाप्त होता है, और द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह अनिर्णायक युद्ध रहता है, इसे उत्तराधिकार का युद्ध भी कहा जाता है, और प्रथम मैसूर युद्ध में दोस्तों ब्रिटिशों की हार होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, ये सही है दोस्तों। द्वितीय युद्ध 1752 से लेकर के 50-52, और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से लेकर के 63, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। तो इसका जो है कि मिसमैच जो जोड़ी है वो मतलब कि जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन बी। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से लेकर के 54 तक हुआ था, जबकि ऑप्शन में 50 से 52 दिया है। और दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था वो दोस्तों जो है कि अनिर्णायक युद्ध हुआ था, और प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था यह देखिए एक्सला-सैपल की संधि के द्वारा यह शांत होता है, ये बहुत मिलान करने को आता है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो था यह पेरिस की संधि से समाप्त होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड, देखिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो ही गया क्वेश्चन नंबर 40। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। तो इसका सही जवाब है डुप्ले। इसी को जो है कि सहायक संधि कहा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले डुप्ले ने ही दिया था। देखिए, डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे का प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता था तथा उर्वर बनाया, और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था फ्रांसीसियों ने। तो इसका सही जवाब दोस्तों सूरत में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। देखिए, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, जिसे कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत में रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कि व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, तो फ्रांसीसियों ने मतलब कि जो फ्रांसीसियों कंपनी थी जो 1664 ईस्वी में स्थापित हुई थी, और इसने 1668 में जो है कि देखिए सूरत में अपने व्यापारिक कारखाने की स्थापना की थी। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह कब की थी, वह 1613 ईस्वी में 1613 ईस्वी में। और डचों वाली जो कंपनी थी वो सूरत में कब अपनी कारखाना स्थापित की थी, वो की थी दोस्तों 1616 के इर्द गिर्द या 1618 इसी के इर्द गिर्द की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। तो ये सही है। इस उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखने से काम चल जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कॉलबर्ट को माना जाता है। ये भी हम लोग व्याख्या में देख चुके हैं। देखिए, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना, तो इसमें से दो ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बी और सी, मतलब चिंसुरा और हुगली। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई थी। डचों की जो थी वो बंगाल में पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, पीपली में 1627 ईस्वी में। और इसके कुछ ही दिन बाद डच पीपली से बालासोर चले आए
बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी से प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। और स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के पास एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय भी था। और 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर और बारंगोर और जुगादिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूछ रहा है कि किस वर्ष पटना में, तो इसका सही जवाब दोस्तों 1632। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बिहार स्पेशल के लिए बहुत अच्छा सवाल है, बीपीएससी में देखिए 2019 में पूछा गया है। बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किया। और यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में कोई स्रोत प्रामाणिक प्राप्त कसौटी पर नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? फ्रांसीसी जो थे वो दक्कन में अपनी शक्ति स्थापित करने में क्यों असफल रहे? कारण पूछ रहा है। कारण बता रहा है कि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, पांडिचेरी सामरिक केंद्र था। तो इसका सही जवाब दोस्तों अंग्रेजों की फौज जो है वो शक्तिशाली थी। देखिए फ्रांसीसियों की पराजय का एक प्रमुख कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। तो इस तरह से जो है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। इसका मेन कारण क्या था कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। अब क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। पहला कौन है? अंग्रेज, उसके बाद डच, फिर फ्रांसीसी, फिर पुर्तगाली। तो ये क्रम हम लोगों को सही बताना है कि कौन किसके बाद कौन से यूरोपीय आए थे। तो सबसे पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली, उसके बाद डच, फिर जाकर के अंग्रेज, तब फ्रांसीसी। तो इस तरह से हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। तो 4, 2, 1, 3 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों, सूचियों का मिलान करना है। पहले सूची में है पांडिचेरी, गोवा, त्रानकेबार और सद्रास, और दूसरे में है डच, फ्रेंच, पुर्तगीज और डेनिश। तो इसका जो सही सम्मेलन वो है दोस्तों पांडिचेरी फ्रेंच, और गोवा का पुर्तगीज, और त्रानकेबार का है डेनिश या डेन, और सद्रास का है डच। तो ये प्रश्न जो है कि 16 में पूछा गया है आरओ में, तो ये पुनः रिपीट कर सकता है। तो पांडिचेरी फ्रेंच मतलब कि कौन सी शक्ति ने कहाँ पर अपना वो जो है कि स्थापित किया था प्रभुत्व। तो फ्रेंच जो थे वो पांडिचेरी में थे, और पुर्तगीज गोवा में, और डेनिश जो थे वो त्रानकेबार में, और डच जो थे वो सद्रास में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो इसका सही जवाब दोस्तों बिहार। यूरोप वासियों को सर्वप्रथम सोरा और अफीम जो है कि बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? सबसे अंत में आए थे फ्रांसीसी, और सबसे पहले चले भी जाते हैं। सबसे अंत में आए थे और सबसे बाद में जो है कि जाते हैं फ्रांसीसी। नहीं, सबसे पहले चले जाते हैं, उसके बाद सबसे लास्ट में तो पुर्तगाली जाते हैं, सॉरी। देखिए 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी जो है कि समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए थे। इन यूरोपियों में सबसे पहले जो थे वो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली, 1605 ईस्वी में डच और 1608 ईस्वी में अंग्रेज
तो ये सन बिल्कुल दोस्तों हमको आपको याद रख लेना है। कब कौन कौन आया था? 1498 में आए थे पुर्तगाली, और 1605 ईस्वी में डच, और 1608 ईस्वी में अंग्रेज, और 1667 ईस्वी में आए थे दोस्तों फ्रांसीसियों का आगमन हुआ था। इस प्रकार उपर्युक्त विकल्पों में जो है कि देखिए, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। थोड़ा सा धुंधला हो गया दोस्तों, बाकी हम बोल दे रहे हैं, आप लोग उससे जो है कि कवर कर लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब दोस्तों उपर्युक्त सभी। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम और सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद तथा पटना। तो इसका ये सवाल कभी भी रिपीट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि डचों के बारे में पूछा है, क्योंकि डचों का उतना सवाल नहीं बनता है कि डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ कहाँ स्थापित किए थे। तो दिए हुए सभी स्थानों पर, मतलब नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर जो कि डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 44 और उसके बाद 45, मतलब टोटल नंबर 57 है। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए 44 क्या है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। निम्नलिखित पर विचार करने को बोला है कि मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। दूसरा है युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। तीसरा है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। तो इसमें से जो पूछा है कि अंग्रेजों की भारत को देन थी, अंग्रेजों की भारत को देन थी, तो इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं। देखिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले ही ये किसने दे दिया था? शेरशाह सूरी ने, और अकबर के द्वारा भी इसका जो है कि प्रयोग हुआ था। अब भारत में तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है। तो तंबाकू और किसकी खेती? तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन है, और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है कि मुगल काल में ही शुरू हो गया था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की छोटी बड़ी तोपें जो है कि तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की कोई भी भारत को देन नहीं है। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो ये मैं टिप्पणी किए थे टीबी मैकाले। अब देख लेते हैं। देखिए, लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले, जिनका पूरा नाम शॉर्ट नाम है टीबी मैकाले, ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था, और 1834 से लेकर के 1838 ईस्वी तक भारत के सुप्रीम काउंसिल में ये क्या था दोस्तों? लॉ मेंबर के रूप में था। कब से कब तक? 1834 से 1838, तथा लॉ कमीशन का प्रधान भी रहा, और प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड, कौन? द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि जो है कि इसी ने तैयार की थी। और अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम, हाँ, अंग्रेजी को जो है कि भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम, और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगत है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। एक्स-ला सैपेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी इसके द्वारा, तो ये सही है दोस्तों। और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। एक्स-ला सैपेल का निर्माण जो है कि यही डिसीजन निकल करके आया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्स-ला सैपेल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गए। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया, और मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया, और अतः कथन 1 और 2 जो है कि दोनों सही है। अब क्वेश्चन नंबर 57 और इस चैप्टर का जो है कि आखिरी क्वेश्चन भी है। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे। मतलब भारत पूछ रहा है कि भारत में अंग्रेज क्यों सफल हुए और फ्रांसीसी क्यों असफल हुए के संदर्भ में कथनों पर जो कि कौन सही है। पहला दिया है कि अंग्रेजों को
अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, और दूसरा है कि अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। तो इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन सी, मतलब दोनों बातें सही हैं। दोनों ही कारण है सही कि जो भारत में अंग्रेज सफल होते हैं और फ्रांसीसी हार जाते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इसमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत और बंगाल पर नियंत्रण से अपार जन धन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय योग्य नेतृत्व आदि थे। तो इस तरह से दोस्तों जो है कि भारत में यूरोपियों का आगमन नामक चैप्टर समाप्त हुआ। अब अगला जो चैप्टर होगा वो होगा कि उत्तरकालीन मुगल कालीन शासकों से। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।